सरकार के जो कदम है उनको लिखना न भूलें, क्योंकि अल्टीमेट जो है आप एक लोकसेवा आयोग के अंदर एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपकी सरकार की नीतियों के बारे में अच्छी से जानकारी होनी चाहिए कि सरकार किस तरह से कदम उठा रही है किसी भी समस्या के समाधान। इशू रहता है रिवाइज करना एक चैलेंजिंग टास्क है, समय कम है तो रिवाइज करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से पूर्व ईयर प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो आप सिलेक्टेड स्टडी की ओर जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि पूर्व ईयर प्रश्न पत्र में जो सवाल आ रहे हैं उनके पहले चूक मंत्र यही है कि मैं 5 चीज़ में समराइज करूंगा। सबसे पहले पैनिक ना हो, इसमें बहुत ज़्यादा लोड रहेगा, वर्कलोड रहेगा आपके ऊपर, पढ़ने का ज़्यादा लोड रहेगा, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें पहली चीज़। दूसरी चीज़, कम से कम चीज़ें पढ़ने की कोशिश करें, यानी कि क्वेश्चन बैंक के अनुसार चीज़ों को पढ़ें। थर्ड चीज़ होता है कि नोट्स बनाएं डिफ़िकल्ट टॉपिक है, ताकि लास्ट में आप परेशान ना हो। फोर्थ क्या हो, आप रिवाइज करें। और फिफ्थ जो है आंसर राइटिंग करें। और छठी चीज़ जो है कि जितने भी आपकी तैयारी हो, आप एग्ज़ाम के दौरान ये महसूस करें कि मैं इन तैयारी के माध्यम से ही अपना बेस्ट। बहुत ही अच्छा सवाल है कि मेंस में क्या नहीं करना चाहिए। हम सब लोग करने की बात करते हैं कि मेंस की तैयारी के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज़। बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आ चुका है और छात्र जो हैं जो बीपीएससी की तैयारी जो कर रहे हैं वो मेंस में लगेंगे। तो इसी संदर्भ में हम आज एक ख़ास मेहमान से आपको मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, और 66वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इन्होंने 10वां स्थान बनाया था टॉप 10 में। ये हमारे बीच है हमारे ख़ास मेहमान अमर्त्य कुमार आदर्श, इनसे हम बातचीत करेंगे। तो अमर्त्य जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू। और हम जानना ये चाहेंगे कि बीपीएससी का रिज़ल्ट आया 67वीं का पीटी का, तो अब छात्र जो है मेंस की तैयारी करेंगे, तो उस चीज़ को तो जानेंगे आपसे कि कैसे तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे कि आप अपने बारे में ही बताइए, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। सबसे पहले ये आपको शुक्रिया अदा करते हैं, आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। और मेरा परिचय ये है कि मैंने बीपीएससी की लगातार 5 जो है एग्ज़ामिनेशन क्लियर किया था, मैंने इंटरव्यू दिया था, एंड 66वीं में मुझे जो है 10वीं रैंक हासिल हुई थी। इसके पहले जो है मुझे 56वीं 59वीं में मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा था, मेरा फाइनल चयन नहीं हो पाया था। 60-62 में भी मेरा अंतिम चयन नहीं हो पाया था। 63वीं में मेरा जो है 156 रैंक आई थी और बिहार वित्त सेवा मिला था। 64वीं में मुझे 582 मार्क्स मिले थे और 66वीं में मुझे 10th रैंक मिली। इसके पहले जो है मैं अपने बारे में ब्रीफ ये बताना चाहूँगा कि मैं भारतीय वायुसेना में भी कार्य कर चुका हूँ और लगभग 10 साल। और उसके बाद मैंने IBPS के द्वारा आयोजित बैंकिंग की परीक्षा में भी मुझे चयन हुआ था मेरा, एंड 2016 वाले बैच में, और मुझे IDBI बैंक मिली थी। तो उसके बाद फिर सफ़र ऐसा रहा कि मैंने BPSC की तैयारी और UPSC प्रारंभ की और मुझे ये सफलता 66वीं में मिली मुझे। बीपीएससी का जो भी रिज़ल्ट आया तो छात्र जो है तैयार करना चाहेंगे, और समय भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, कम समय है, लगभग 1 से 1.5 महीने का समय है। तो इतने कम समय में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपना प्रिपरेशन कैसे करें कि उनको बेहतर रिजल्ट आए मेंस में? देखिए, एक बड़ा चैलेंजिंग सी बात है कि आपको 1 महीने के अंदर मेंस जो है लिखना है, एंड काफ़ी ज़्यादा सिलेबस वास्ट होता है। उसके साथ साथ तैयारी में काफ़ी वक्त लगता है, बिकॉज इसमें 3 पेपर होते हैं। एक तो जीएस का होता है, 2 जीएस का होता है, GS1 GS2, और दूसरा जो होता है ऑप्शनल का होता है, यानी 3 पेपर कुल मिलाकर होते हैं। और एक हिंदी ऑप्शनल होता है जिसमें सिर्फ आपको पास होना होता है, मतलब उसके बाद आपकी कॉपी चेक होती है। तैयारी की बात रही तो 3 बिंदुओं पर निर्भर करती है जो बचे हुए समय है उसमें, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए या जो पुराने उनके लिए भी। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करें, या ये ऑप्शनल हो या फिर जीएस हो। दूसरी बात यह है कि जो आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें, बुक्स की पढ़ाई न करें, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें, जो बीपीएससी के द्वारा आपके साइट पे दिया जाता है, उनके साइट पर दिया रहता है, आप उनसे जो है आप प्रिंट कर सकते हैं या देख सकते हैं। उन सारे सिलेबस के टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ें। जो चीज़ें किताब में नहीं मिल रही है उन टॉपिक्स को आप गूगल के माध्यम से पढ़ें, इधर कहीं से भी आपको अवेलेबल हो या सीनियर के माध्यम से अवेलेबल हो, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ाई करें, न कि बुक्स और नोट्स के पीछे भागते रहें। तीसरी बात यह है कि आपको मेंस लिखने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो हार्ड टॉपिक्स है उनके थोड़े थोड़े नोट्स बनाएं 1 पेजेस में, ताकि आप उनको लास्ट में रिवाइज कर सकें। और चौथी जो बात है कि
सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि उनको रिवाइज करें, बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करें, कम पढ़ें, बार बार रिवाइज करें और फिर उसको लिखने की कोशिश करें। ये सोर्स क्या होगा जो बुक लिस्ट बनाएंगे छात्र? बुक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी बहुत कम समय है और इस समय आप ज़्यादा बुक लिस्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं तैयारी करता इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो सबसे पहले क्या करता कि मैं पीवाई के भी जो है, जैसे आर्ट एंड कल्चर है तो मैं उसका पीवाई के भी पढ़ूंगा और साथ ही साथ उसका जो है जो सिलेबस का टॉपिक है उसको गूगल करके पढ़ लूँगा। तो मेरे हिसाब से यह है कि आप एक सोर्स रेफ़र करें, पीवाई के भी सोर्स रेफ़र करें और साथ ही साथ जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए गूगल का सहारा लें। स्टैटिक्स के लिए मैं पूरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को बनाता 3-4 बार, 56-59 से लेकर 66 तक के। रही बात करंट अफेयर्स के, तो कोई भी एक मंथली मैगजीन हो, हिंदी या अंग्रेजी, उसके साल भर के जो है आप मंथली मैगजीन्स को, हर माह की मैगजीन को, किसी भी एक प्रकाशन का बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देख लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। वो ऑलरेडी आप जब पीवाई के भी पढ़ेंगे यानी कि पूर्व ईयर प्रश्न पत्र, उसमें आपको मिल जाएगा। रही बात कि और जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में आप पीवाई के भी पढ़ेंगे, पूर्व ईयर प्रश्न पत्र, प्लस लक्ष्मीकांत के हेल्प से आप बनाएंगे, प्लस लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें जो सिलेक्टेड टॉपिक है उसको आप देख लेंगे। अर्थव्यवस्था में आप करंट अफेयर्स प्लस जो है बिहार एवं भारत के, स्पेशली बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के कुछ पोर्शन आप देख सकते हैं। और उसके बाद रही साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी आपकी जो है मंथली जो मैगजीन्स आती है उसको आप साल भर के जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट इश्यूज हैं उनको आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के आपको कम समय है तो आपको हर सिलेबस के पार्ट को टच करना है। पूर्व ईयर प्रश्न पत्र, गूगल और एक कोई भी सोर्स आप ले सकते हैं। इसमें जो नोट्स बनाना चाहें तो किस तरीके से नोट्स बनाएंगे, उसके विषय में बताइए कुछ। देखिए, नोट्स बनाना एक चैलेंजिंग बात होती है कम समय में पढ़ के। नोट्स तो जब तक आप 2-3 बार कोई चीज़ को नहीं पढ़ें, किसी भी टॉपिक को, आप नोट्स नहीं बना पाएंगे। नोट्स बनाने का प्रिंसिपल ये है कि सबसे पहले आप जो भी कंटेंट है उसका 10% बनाएंगे। अगर एक पेज में कोई टॉपिक है तो उसको 10% यानी कि 10 लाइन में आपको लिखना है। यानी कि अगर 100 वर्ड से अगर है किसी चीज़ का टॉपिक का, तो उसको आपको 10 वर्ड में नोट्स लिखने हैं। नोट्स हर चीज़ का नहीं बनाना है, जो चीज़ें आपको याद है यानी आपको पता है उसके बारे में नोट्स नहीं बनाए जाते। यानी जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है उसके नोट्स बनाने हैं और ख़ुद के नोट्स ही आपको एग्ज़ाम के टाइम में काम आएंगे। और आंसर जो इसमें दिया जाता है तो उसमें जो राइटिंग होती है आंसर देने की, तो वो किस प्रकार करें कि सफलता ज़्यादा मिले? देखिए, आंसर राइटिंग एक बड़ा सा जो है पार्ट है मेन सिलेक्शन का, क्योंकि आप कितना भी पढ़े हैं और आप कितना भी रिवाइज किए हो, अगर आप अच्छे तरीके से मेंस में नहीं लिख रहे हैं तो आपकी सफलता जो है काफ़ी देर हो चुकी होती है, आपको लेट से मिलती है। तो कुछ मूल बातें हैं जिनका आप जो है ध्यान रखें और उन बातों को अगर इस तरह से समझा जाए कि मेंस का कोई भी प्रश्न है तो वो सिविल सर्विसेज यानी कि लोक सेवा आयोग का मेंस का सवाल है, तो सबसे पहले आप प्रस्ताव मतलब इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करें किसी भी सवाल में, बिना परिचय के आप आगे ना बढ़ें। दूसरी जो बात निकल कर आती है, जो सवाल पूछा जाए उसको लिखने की कोशिश करें। थर्ड होता है कि जो सवाल पूछा गया उसमें चैलेंजेस क्या आ सकता है उस टॉपिक के अनुसार, उसको लिखें। फिर जो है उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए सरकार की नीतियाँ क्या हो सकती है या सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उनको लिखें। और पाँचवा में कंक्लूजन लिखें। कंक्लूजन बिल्कुल फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब प्रोग्रेसिव हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, मतलब कि, और साथ ही साथ जो है लोगों को मास पार्टिसिपेशन की बात करता हो, टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशन की बात करता हो, और बिना जो है प्रियम्बल बेस्ड हो यानी संविधान की प्रस्तावना के आधारित हो, किसी भी जो है बायसनेस से रहित हो यानी कि प्रेजुडाइज ऑफ आंसर नहीं लिखे, बिल्कुल संवैधानिक जो आपके परिप्रेक्ष्य है या पैरामीटर्स है उसके अनुसार ही लिखने की कोशिश करें। और ये सारी बातें अगर आप आंसर राइटिंग में रखते हैं, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे फिगर बनाएं यानी पिक्चर्स बनाएं। तो मेरे हिसाब से परिचय अच्छे से लिखे, बॉडी पार्ट को अच्छे से मल्टी डायमेंशन लिखे। अगर कोई टॉपिक आती है तो जो टॉपिक पूछा जाए वो लिखे। सपोज दैट अगर कोरोना रिलेटेड कोई सवाल है तो जो सवाल पूछा गया, जैसे कोरोना रिलेटेड सवाल ये हो सकता है कि कोरोना से आर्थिक गतिविधियों पर क्या असर पड़ा, तो आप वो तो लिखेंगे ही, साथ साथ अन्य डायमेंशन को भी टच करेंगे। हेल्थ पे क्या पड़ा, इनकम पे क्या पड़ा, साथ ही साथ जो है सोसाइटी पे क्या असर पड़ा, तो इन सारी चीज़ों को भी आप मेंशन करें। और चैलेंजेस लिखना ना भूलें, मतलब जो भी उस चीज़ पॉलिसी है या कोई भी स्टेप को लागू करने में दिक्कतें आ रही हैं उसको लिखें। साथ ही सरकार के जो कदम हैं उनको लिखना ना भूलें, क्योंकि अल्टीमेट जो है आप एक लोक सेवा आयोग के अंदर एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपकी सरकार की नीतियों के बारे में अच्छी से जानकारी होनी चाहिए कि सरकार किस तरह से कदम उठा रही है किसी भी समस्या के समाधान के लिए।
और सॉल्यूशन जब भी लिखें यानी कि कंक्लूजन लिखने की कोशिश करें तो हमेशा जो है फॉरवर्ड लुकिंग लिखें, और टेक्नोलॉजी बेस्ड जैसे मैंने पहले ही बताया, और एज वेल एज कंस्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लिखने की कोशिश करें तो बहुत अच्छे नंबर मिलने के चांसेज आप करेंगे। अब इसमें बात आ जाती है कि समय कम है तो रिवाइज कैसे करें, उसके विषय में कुछ बताइए। ये बहुत बड़ा जो है इशू रहता है। रिवाइज करना एक चैलेंजिंग टास्क है। समय कम है तो रिवाइज करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से पूर्व ईयर प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो आप सेलेक्टेड स्टडी की ओर जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि पूर्व ईयर प्रश्न पत्र में जो सवाल आ रहे हैं उनके रियाज क्या है। दूसरी चीज़ें उन एरियाज को ही आप जो है सोर्स के, जो सोर्स आपको है, बुक है या फिर गूगल है या फिर नोट्स है या फिर कोचिंग नोट्स, कुछ भी हो सकता है जो भी आपके सोर्स है, उसमें जाकर उन पार्टिकुलर टॉपिक्स को ही पढ़ने की कोशिश करें। लिमिटेड सोर्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे जो डिफ़िकल्ट टॉपिक पर है, तो हमें लगता है कि अगर आप कम चीज़ पढ़ेंगे, कम चीज़ के नोट्स बनेंगे तो आप रिवाइज अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर करें, फिर उसको जो है नोट्स में कन्वर्ट करें एंड देन आफ्टर रिवाइज करें। तो अगर 3 लेयर प्रोसेस आप करते हैं तो ज़रूर आपका रिवीजन ईजिली हो जाएगा। आपने रिवाइज के लिए बताया, आंसर कैसे दें उसके लिए बताया, तो कोई ऐसा एक अचूक मंत्र भी बता दीजिए। देखिए, अचूक मंत्र किसी भी एग्ज़ाम का अलग अलग जो है कैंडिडेट के लिए अलग अलग होता है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे लिए जो वर्क किया और सभी के लिए करेगा, सबसे पहले अचूक मंत्र यही है कि मैं 5 चीज़ में समराइज़ करूँगा। सबसे पहले पैनिक ना हो, इसमें बहुत ज़्यादा लोड रहेगा, वर्कलोड रहेगा आपके ऊपर, पढ़ने का ज़्यादा लोड रहेगा, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कम से कम चीज़ें पढ़ने की कोशिश करें, यानी कि क्वेश्चन बैंक के अनुसार चीज़ों को पढ़ें। थर्ड चीज़ होता है कि नोट्स बनाएं डिफ़िकल्ट टॉपिक है, ताकि लास्ट में आप परेशान ना हो। फोर्थ क्या हो, आप रिवाइज करें। और फिफ्थ जो है आंसर राइटिंग करें। आंसर राइटिंग मतलब मैंने जो बताया उन बिंदुओं पर करें, जो सवाल पूछा जाए एग्ज़ाम में वो लिखने की कोशिश करें। और छठी चीज़ जो है कि जितने भी आपकी तैयारी हो, आप एग्ज़ाम के दौरान ये महसूस करें कि मैं इन तैयारी के माध्यम से ही अपना बेस्ट दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इन सारी चीज़ों पे हमेशा ध्यान दिया और इसी वजह से मुझे लगातार मेरा जो है 5 मेंस हुआ। और आंसर राइटिंग जो है मेन बात जो है इसमें मैटर करती है। तो आंसर राइटिंग में हमेशा जो है जो बातें मूलभूत से है कि आप जो है मल्टी डायमेंशन लिखने की कोशिश करें आंसर्स को। क्वेश्चन जो पूछा जाए उसका उत्तर लिखें, और जहाँ भी पिक्चर वहाँ पे बनाएं। सॉल्यूशन जो है आप फॉरवर्ड लुकिंग लिखें। गवर्नमेंट के जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, जैसे गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, एग्जाम्पल आत्मनिर्भर भारत हो गया, या फिर हो गया सपोज दैट कि अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो नेबरहुड फर्स्ट, यानी पड़ोसी की पहले जो है हमारी सबसे बड़े पड़ोसियों के ऊपर जो कंट्री जो है उनके साथ रिलेशन सेटअप करेगी। उसके बाद जो है बिहार सरकार की अगर नीतियों की बात करें तो 7 निश्चय हो गया, उसके साथ साथ जो है जल जीवन हरियाली हो गई। तो ये सारे जो सिग्नेचर स्टेप्स है जो गवर्नमेंट के मेन जो है कंट्री लेवल एज वेल एज स्टेट के जो डेवलपमेंट के लिए चलाए जा रहे हैं, उनको आप लिखना ना भूलें। तो मैं तो यही कोशिश हमेशा करता था। और कभी भी सवाल बिल्कुल एग्ज़ाम में न छोड़ें। सवालों के अनुसार जो है टाइमिंग अपना रखें। ये नहीं कि एक सवाल आ रहा है उसी के ऊपर पूरा टाइम व्यतीत कर दिए। पूरे जो सवाल पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, उन सारे सवालों को लिखने की कोशिश करें, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है और समय तो कम है ही, तो एक सुझाव आप ये भी दे सकते हैं कि क्या इस वक्त में नहीं करना चाहिए, जिससे कि बहुत प्रेशर होने के बाद सोचते कि कर लेंगे वो कर लेंगे, तो फिर मतलब क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जो बाधा उत्पन्न हो जाए। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि मेंस में क्या नहीं करना चाहिए। हम सब लोग करने की बात करते हैं कि मेंस की तैयारी के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से कम समय है तो मैं हमेशा बार बार आपको मैं इंगित कर रहा हूँ, और मेरी बात पर भरोसा करें, बिकॉज इन्हीं सारी बातों को ध्यान रखकर मुझे सफलता मिली। सबसे पहले अभी 1-1.5 महीना बचा है, तो कोई भी आदमी ज़्यादा पढ़ने की ओर ना जाए। जब भी आपको पढ़ाई का जो बाउंड्री है उसमें पढ़ाई करें, यानी क्वेश्चन बैंक के अनुसार पढ़ाई करें। करंट अफेयर किसी एक मैगजीन से ही कवर करने की कोशिश करें, यानी कि 4 मैगजीन से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दिए। स्टैटिक्स के लिए पूर्व ईयर प्रश्न पत्र बहुत है, उसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें, वो एग्जाम में भी कैलकुलेटर लेके जाए। उसके साथ साथ जो है आप ऑप्शनल पेपर में सिर्फ सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें, ये नहीं कि कोई नोट्स और कोई किताब की पूरा किताब पढ़ने या पूरा नोट्स पढ़ने के चक्कर में न पढ़ें। जहाँ भी चीज़ें, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई टॉपिक, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसने कि एक टॉपिक के ऊपर ही कंसंट्रेट करके पूरी स्टडी हम कर रहे हैं। और आप कुछ चीज़ें ये मान के चलें कि हम कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं। हर कैंडिडेट को अपना स्ट्रेंथ पता होता है, तो उसके अनुसार काम करें।
और मिसकॉन्सेप्शन से बचें मेंस के, कि मिसकॉन्सेप्शन ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा पढ़ेगा वो ज़्यादा अच्छा लिख पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप कम नॉलेज में भी आप चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ है, कभी भी आंसर राइटिंग में जो है आप बायसनेस का जिक्र न करें। आप जो है कंस्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो मैंने बताया उसका बिल्कुल ध्यान रखें। और नहीं करने में ये सारी चीज़ें हैं कि अपने हेल्थ का जो है, हेल्थ के साथ खिलवाड़ न करें, हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन करके रखें, यानी हेल्थ को ख़राब नहीं करना आपको। दूसरी चीज़ें, कम चीज़ें पढ़ने की आदत डालिए। थर्ड चीज़ है कि मेंस के लिए क्या नहीं करना है कि आपको जो है एक साथ डिफरेंट सोर्स को नहीं पढ़ना है। फोर्थ चीज़, अगर ये बात आती है कि क्या नहीं करनी चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों की अपनी अपनी राय होती है, तो सभी की राय नहीं सुननी चाहिए। आपको अपने अंदर से जो कॉल आ रहा है, आपको जो समझ में आ रही चीज़ें कि मुझे ऐसे पढ़ने, वही पढ़िए। और रही बात पाँचवीं जो निकल के आती है कि खुद पर भरोसा रखें। हर कैंडिडेट का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर कैंडिडेट का लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन चयन सभी का होता है। एक मापदंड है, उसको आप कोशिश करें कि हम उसको हासिल कर पाए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अंत में आपसे एक सुझाव जानना चाहेंगे कि कुछ सुझाव आपके पास है तो बताइए। सुझाव मेरा यही है कि हर कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देते समय उसको पता नहीं रहता कि उसका क्या होगा, और ये बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिव प्रेशर आपके ऊपर लाती है। तो हम सबको दबाव लेना चाहिए, बट पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप पॉजिटिव प्रेशर में रहते हो तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक समय के बाद अगर आपकी तैयारी अच्छी रही, लगातार आप तैयारी करते रहे, तो मुझे जो तीसरे प्रयास में मुझे सफलता मिली और फिर रैंक 10 भी मिली, तो मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि आप अपने ऊपर जो है भरोसा रखें। दूसरी चीज़ कि आप संघर्ष से न घबराएं, और तीसरी चीज़ कि आप जो है लगातार जो है अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया उनके लिए जो कम समय है और वो इस कम समय में कैसे तैयारी करें, तो अमर्त्य जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। तो पढ़ाई लिखाई में इतने मशगूल रहे हैं और आपने इतने बार बीपीएससी एफर्ट लगाया और इसमें टॉप 10 तक पहुँचे। इन सब में एक हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी कुछ एक्स्ट्रा हॉबीज रही जो आप अपने दिमाग को रिलैक्स देने के लिए, क्योंकि पढ़ाई का तो बहुत बोझ रहता था, तो क्या करते थे आप? देखिए, पढ़ाई का बोझ तो बिल्कुल रहता था, लेकिन मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि अगर आप पसंद से कोई काम कर रहे हैं, मेरा पसंद था कि मैं पढ़ाई करूं, मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूं, तो पहले तो आप इसको पसंद बनाएं। और रही बात हॉबीज़ की, तो हॉबीज़ में मैं 3-4 चीज़ें करता था, जैसे सभी लोग करते हैं। मैं क्रिकेट मैच बहुत देखता हूं और इंडिया के मैचेस ज़्यादा देखता था, ऐसे सभी टीम के मैचेस देखता था जब भी टाइम मिलता था, स्टडी के ब्रेक में, या फिर कभी भी अगर ऐसा हुआ कि स्टडी में मूड नहीं लग रहा है। मूवीज़ भी देखता हूँ मैं, बॉलीवुड मूवीज़ भी मैंने देखा है, और जैसे लक्ष्य मूवी मेरा फेवरेट मूवी है, भाग मिल्खा भाग भी आप देख सकते हैं। इनसे आपको क्या होता है कि आप इंटरटेन भी होते हैं और आपको जो हमेशा एनर्जाइज होने का मौका मिलता है। और उसके साथ साथ जो है आप म्यूजिक भी सुनता था मैं, जो संगीत है, बॉलीवुड म्यूजिक है, जो भारतीय संगीत है, उसको भी सुनता था मैं। साथ साथ जो है दोस्तों के साथ घूमना ही मुझे पसंद है, तो मैं काफ़ी पहले जो है जब भी टाइम मिलता स्टडी के दौरान, तो मैं घूमता भी था जब भी टाइम मिलता था, शाम में सुबह में। तो ये सारी चीज़ें मैं करते रहता था। जब स्टडी बहुत ज़्यादा नज़दीक एग्ज़ाम आता था, तब भी जो है मैं अपने आप के ऊपर समय निकालता था कि 1-2 घंटे कम से कम वॉकिंग करूँ। वॉकिंग करना मुझे जो है फेवरेट मेरा जो है हॉबीज़ भी है, और एक बहुत हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी है। हॉबीज़ में मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना मेरी हॉबी है। मैं काफ़ी मोटिवेशनल बुक पढ़ता था और अभी भी समय मिलता तो पढ़ता हूँ, जैसे रॉबिन शर्मा की बुक हो गई, एपीजे अब्दुल कलाम की बुक हो गई, आइदर कोई भी ऑथर की हो गई, या फिर कोई स्टोरीज हो गई, शॉर्ट स्टोरीज हो गई। तो सारी चीज़ें जब भी जैसा टाइम मिला, जैसा मूड रहा, उस हिसाब से हम करते थे। बिल्कुल जो है नॉर्मल, आप जैसे सभी लोग तैयारी करते उस तरह से मेरा भी हॉबी था। मतलब कि इंटरटेनमेंट में भी इम्प्रेशन आपने ढूंढ लिया। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरटेनमेंट ऐसा करें जो आपके गोल है, या आपको जो चाहिए लाइफ में, यानी ये मैं आपने निर्धारित किया है, उससे सिंक करें, आपको हमेशा बेटर फील हो। तो आप जो है वॉकिंग करेंगे तो आपको फिजिकल फिटनेस अच्छी बढ़ेगी, और डिफरेंट लोगों से जो है बात करना भी मेरी हॉबी रहती थी। तो इससे क्या होता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप जो है कम्युनिकेट कर पाते थे, तो इंटरव्यू में मुझे खास वैसी दिक्कत नहीं होती थी। हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं और अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि आपका इम्प्रेशन जो घर से जो मिला, मोटिवेशन जो मिला, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये सवाल बहुत ही अच्छा है, बिकॉज़ हर एक जो इंसान होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, उसकी एक अपनी स्टोरी होती है, और एक इम्प्रेशन जो है सबसे पहले इम्प्रेशन मुझे घर से ही मिली। और मेरे पिताजी जो है काफ़ी जो है
एक हम लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं, कुर्था एक छोटा सा मार्केट था, बट नाउ डेज वेरी मतलब अच्छा से इम्प्रूव हो गया है, बढ़िया बढ़िया बाज़ार हो गया वो। लेकिन वहाँ पे जो है स्टडी के लिए जो है हमारे फादर ने जो है, पिताजी ने हमेशा हम सबको मोटिवेट किया और हमेशा उन्होंने जो है मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ जो हमारे बड़े भाई हैं यशवंत राकेश और ये अमरेंद्र आशुतोष, उन्होंने भी जो है महिला भी अमरेंद्र आशुतोष, बड़े भैया अभी ITI अनुदेशक हैं और बड़े जो महिला भैया हुए अमरेंद्र आशुतोष अभी कनीय अभियंता हैं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बिहार में। मेरे पिताजी का जो है गहरा छाप रहा मेरे जीवन में और दोनों भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से अब यहाँ पर हैं। उसके साथ साथ मेरी पत्नी का भी बहुत योगदान है। इस बार शादी के बाद मेरी और रैंक आई तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे पढ़ने के लिए। उसके बाद दोस्तों से काफ़ी सीखने को मिला। तो सपोर्ट, सीखना और गाइडेंस, ये सारी चीज़ें जो है एक्यूमुलेट होकर मुझे यहाँ तक लेके आई। तो मैं और ईश्वर का सबसे बड़ा ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लाइक जो है बनाया, मुझे इस तरह से एनर्जी दी कि मैं इन सारी चीज़ों को कर सकता हूँ। बिकॉज बियॉन्ड एनर्जी ऑफ डेस्टिनी आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं डेस्टिनी को शुक्रिया अदा करता हूँ, ईश्वर को, कि जिन्होंने मुझे जो है हमेशा जो है लाइफ में आगे बढ़ने में मदद की। इंटरनेट का भी बहुत बड़ा शुक्रिया। गूगल से मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। बिकॉज मैं जॉब पर्सन था तो मैं गूगल के माध्यम से न्यूज़पेपर पढ़ा, गूगल के माध्यम से मैंने टॉपिक्स पढ़े, गूगल के माध्यम से, विकिपीडिया के माध्यम से मैंने बहुत सारे जो है सिलेबस को कवर किया। तो ये मैं मानता हूँ कि गूगल भी आज के डेट में अगर आप उसको जुडिशियस यूज करें तो उससे भी आपको मिलती है मतलब कि जानकारी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इन सभी का जो है श्रेय है कि इन्होंने जो है मतलब कि इस तरह से जो है मैं इन चीज़ों को कर पाया। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी मिली और फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि 68वीं BPSC का जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा तो उसके विषय में हम चर्चा करने के लिए कभी आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। तो सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया और मेरा इंटरव्यू लिया। और मैं सभी जो है BPSC प्रतिभागियों से यही निवेदन करूंगा कि अपने लक्ष्य की ओर हमेशा केंद्रित रहें, सफलता से न घबराएं और इतनी मेहनत करें अपने आप में कि आप इस समय में इतना अच्छा करें कि आपका भविष्य जो है अच्छा रहे, अब भविष्य आपका जो है संवरे और साथ ही साथ आपका जो है घर परिवार और हर जगह सम्मान मिले, आप समाज और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। थैंक यू। अमर्त्य कुमार आदर्श, इनसे बात हुई और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मेंस की तैयारी कैसे करें, कुछ अपने लाइफ के बारे में बताया, मोटिवेशन बताया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। फिर अगले बार नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।